देखो, देखेंगे हम लोग पाठ के प्रश्नोत्तर। एक्सरसाइज 2, 20 का दांत हम कल पढ़ाए थे, बताए थे कि कैसे मदन ने कासू बाबा के दो दो दांत तोड़ डाले और उसके पिता इस खुशी के मारे उसको गोद में उठा के घूम रहे थे कि वाह बेटा क्या काम किया है। बुझा रहा है ना। अब आता है क्वेश्चन आंसर। पहला, 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि 20 के दांत जो कहानी है इसका शीर्षक कहां तक सार्थक है। इसका जो शीर्षक है वो कहां तक सार्थक है। प्यारे बच्चों, कहानी कला की दृष्टि से शांत रहोगे तो बढ़िया से समझ में आएगा, याद हो जाएगा। कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक है क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य मध्य वर्गीय अंतर विरोधों को उजागर करना है। शीर्षक में अहम के 20 तत्व मौजूद हैं। यह शीर्षक अत्यंत आकर्षक है क्योंकि पाठक को इस बात की ओर खींचती है कि ये 20 के दांत है क्या। यह शीर्षक इसलिए भी उपयुक्त है कि इसी 20 के दांत अर्थात कासू के जन्म लेते ही सेन पुत्रियां उपेक्षित हो जाती हैं, मदन मार खाता है, गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। 20 का दांत कासू को कहा गया है कि जन्म लिया तो ससुरा जहर बन के लिया। जैसे ही जन्म लिया 5 को लड़की थी, 5 को कोई वैल्यू नहीं रहा। गिरधर लाल को खूब डांटा जाता है, उसको लास्ट में नौकरी से निकाल दिया जाता है और ओकरे कारण मदन को बहुत पीटा जाता है। तो ये कहानी का शीर्षक बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। जैसे ही हम लोग कहानी का शीर्षक का नाम सुनते हैं 20 के दांत, तो एक मन में उत्सुकता जगती है कि ये 20 का दांत है क्या। चलो पढ़ के देखते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये कहानी का शीर्षक क्या है बच्चों? सार्थक है। कहानी का शीर्षक क्या है? सार्थक है। समझ में आ रहा है। ये जल रहा था कि अभी जला है? पहले से जल रहा था तो हम अभी देखेंगे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था? बंद कर दो तो जी। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा ढेर सारे नियमों में अपवाद था। पहले तो वो जीवन के सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। 5 को थी ना, सीमा, रजनी, आलो, सेफालो, भारती, 5 को। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। उसका जन्म तब हुआ जब उसको सेन साहब को लग ही नहीं रहता कि अब कोई जन्म ले सकता है। अर्थात सेन साहब को पुत्र नसीब तब हुआ जब पति और पत्नी दोनों बुढ़ापा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे। इसीलिए खोखा घर के नियमों के साथ साथ जीवन के नियमों का भी अपवाद था। घर के तो नियम का अपवाद था ही, घर पे जो भी नियम चलता था वो उसमें कुछ मानता नहीं था। वो जीवन के नियम का भी अपवाद था क्योंकि पति पत्नी जब बुढ़ापा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तब उसका जन्म हुआ था। इसलिए कहा गया था कि खोखा किन किन मामलों में अपवाद था? उस सब नियमों में अपवाद था, अपवादे बन के जन्म लिया था। बुझा गया। कासू और मदन के झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन में जो झगड़ा हुआ उसका कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मदन का
मन का द्वेष, कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। पहला तो मदन जो था ओकरे बाप के कारण पिटाया था। मन में तो टीस रहबे करता है लेकिन के कि तोरा के तुम छोड़म ना। अगर किसी के कार छूने जाइए और कार वाला खूब डांट दिया तो मन करता है तो कारे फोड़ के जाई हम एक दिन। ना हो जाएगा, कार फोड़ के जाएंगे हम एक दिन। तो कासू और मदन की भी झगड़े का कारण क्या था? मदन के मन का द्वेष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना। गलती सबसे बड़का ये किया कि कासू आया, लट्टू मांगा, नहीं देने पर सीधे घूसा जला दिया। यही जे तो शुरुआत हुआ कि बस बबुआ रुक, अब हम बतावत नहीं। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहां पहुंचा, लट्टू मांगा। इस पर कासू ने मदन को इस पर मदन ने मना कर दिया, बोला भाई भाई ले लट्टू ले रहा है। इस पर कासू ने क्या किया? मदन पर घूंसा चला दिया। अब फिर क्या था? मदन उस पर टूट पड़ा। लेखक इस प्रसंग में दिखाना चाहता है कि अदब और रुआब की परवाह बड़ों को होती है। लड़कवा जो होता है किसी के लड़का से उलझ जाता है, जाके उन्हें देखता है कि इसके बाप गैंगस्टर है कि किसान है। बुझा रहा है ना? वो दाऊद इब्राहिम का लड़का भी अगर पढ़ने जाएगा ओकरो को कूट देगा, कोनो लड़का भी कूटेगा, कोनो ओके जानता होगा तो ना कूटेगा, समझदारी होगा तो ऐसे कूट देगा। तेन साहब वही अपना घर के जाए बड़ा लट्टू न जावे आओ बड़ों को। बच्चे तो बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी बड़े आदमी को बच्चा, छोटा सा बच्चा एक अरे तरे कर दे तो ओकरा बच्चा की गलती है कोनो? अब काहे लगने गए थे उससे? सबको ही आप ही को डांटेगा। अब बड़े होंगे तो ओकरा का बुझाता कि हड़ा तू ना होता ऐसा न। भला किस बात की फिक्र है? इसीलिए कासू के हरकत पर मदन ने उसका सही जवाब दे दिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कासू हरकत किया, वो उठा के मार पटक पटक के दांत तोड़ दिया ऊपर, चाहे परिणाम कुछ हो क्या जानता है। बात समझ में आ गया ना? कासू और मदन के झगड़े का कारण क्या था? तो कासू का हाथ चलाना और मदन के मन का द्वेष था। अंदर में मदन का जहर भरा हुआ था उसके प्रति कि यो होता है ना कि तू गाड़ी छुअबे, तू गाड़ी के शीशा फोड़बे तो इंजीनियर कहिबे हम खाली जाके गाड़ी छू देनी तो चोर डाकू गुंडा बन जाइबे, आओ तोरे के कुटता नहीं हम। जब बनिए गइल बानी, अब आपको कोई कुत्ता कहे जाके दांते काट को कस के उसको लो, कुत्ता तो बनिए गए हैं, जाओ अब लो जाके सरकारी हॉस्पिटल में इंजेक्शन। गधा कहे जोर से लात मारो, ये लीजिए, हम तो गधा है ये हैं, आप कहे गधा के आगे पीछे आए। अच्छा तुम लोग बताओ, मदन और ड्राइवर के बीच जो संवाद हो रहा था, विवाद हो रहा था, कहानीकार उसमें क्या बताना चाहता था? मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हो रहा था उसके द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता था? बच्चों एक बात समझ लो, ठीक है? ड्राइवर जो था सेन साहब का ड्राइवर था और मदन जो था सेन साहब के घर पर ही किरानी का लड़का था। किरानी मतलब उनके घर काम करने वाला। तो ड्राइवर को कुछ लइकवा समझ ही नहीं रहा था, बोला कि तू हो नौकर हड़ा, हमरो पापा नौकरे हड़न, तो तू हमरा के कौन होता है डांटने वाला? नहीं समझ में आया? कभी कभी कोई आपको दूसरा कोई डांटने लगता है तो आप जो कहते तू कौन होता है बोलने वाला? अब दुकान पे कौन गए हैं सामान खरीदने, दाम कम कर रहे हैं, तनी नया कोई आदमी आया वो बोला कि अरे देना था उतना, तू कौन हो बोले वाला? हम उनका सन बतिया होता नहीं, तू कब कब तू जब किने बार जो किन के जाना तो चुपचाप देखो, हमारा तो हक है उनसे लड़ने के लिए, तू को जी आके सपोर्ट कर रहा है पीछे से, हाँ देना था देता कैसी हवा तो वो दुकान ग्राहक हवा हम, तो वो है चीज भाई यो दिखाना चाहता है कि भैया तू हो छोटा आदमी है, हम भी छोटा आदमी है, तो तू कौन होता है डांटने वाला?
मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। मदन सेन साहब के यहां काम कर रहे किरानी का बेटा है और ड्राइवर भी उन्हीं का नौकर है। ड्राइवर अपने को कर्तव्य परायण इंसान और जवाबदेह साबित करना चाहता है, जबकि मदन किरानी का पुत्र होने के कारण ड्राइवर को निम्न दृष्टि से देखता है। दोनों के नजर में अलग अलग है। ड्राइवर यह दिखाना चाहता है कि देखिए साहब, देखिए ये गाड़ी छू रहा था तो हम डांटे हैं, और मदन यह दिखाना चाह रहा था कि तू कौन होता है डांटने वाला, तुम्हारा गाड़ी है, 2 पैसे का आदमी ड्राइवर हमको डांटेगा। ये दोनों दिखाना चाह रहा था। दोनों ही ऊंच नीच की भावना को क्या करना चाहते थे, व्यक्त करना चाहते थे। एक बात समझ लो, कभी भी जो थोड़ा सा अभाव में जीता है उसका रुख थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। रुख खड़ा का मतलब समझ में आ रहे हो? वो थोड़ा बोलेगा भी तो कुछ लगेगा कि गुस्सा में बोल रहा है, और जो थोड़ा सा सब कुछ मिलते हुए पला है तो कोनो कोनो उसमें से कोनो कोनो ढेर निकल जाता है। लेकिन उसका रुख और इसका रुख में दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। लइकवा देखो, मदन को खोने के लिए क्या था, कुछ था, ये कोची है, एगो बाबू का नौकरी है और कोची है, वो कहे निकल जी कोनो ठीक नहीं है, तेरा फेर नहीं था कोनो बात के। लेकिन जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसके पास बहुत कुछ होता है जो कि डरता है। तो ये दोनों जो था, ड्राइवर को कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो मदन और ड्राइवर के बीच कहानीकार यह बताना चाहता है कि दोनों एक दूसरे को छोटा समझ रहे हैं और दोनों अपने को क्या समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? 20 के कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। नायक वही होता है, नायक को हिंदी में हीरो, इंग्लिश में हीरो कहा जाता है। किसका हीरो कौन है, मुख्य पात्र कौन है? अरे हीरो का मतलब होता है मुख्य पात्र, जिसके आगे पीछे कहानी घूमता है। हीरो वही होता है जिसके कारण सब घटना घटता है, और जो शुरू से अंत तक छाया रहता है। अगर देखा जाए रामायण में मुख्य पात्र कौन है, राम होंगे, क्योंकि शुरू से अंत तक छाए हुए हैं, सबसे ज्यादा जिक्र इन्हीं का हुआ है। तो वैसे ही इस कहानियां में कौन शुरू से अंत तक था, कासु। तब तक कष्ट एकरे चलते चालू हुआ था। कैसे? जब हुआ तो गाड़ी के पास ही जाता था, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां ना जाने चाहिए। घर के कोनो सामान तोड़े, कोनो दिक्कत नहीं है, लड़कियन को नहीं तोड़ना है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंसने, ये हंसे, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां नहीं हंसना चाहिए। घर में सारा नियम खाली लड़कियां पालन करेगी, ई ससुरा घूमेगा सही। जाके गली में झगड़ा करेगा तो दूसरा के नौकरी से निकाला जाएगा, एक के एक थप्पड़ नहीं लगाया जाएगा, तू काहे गया था। तो सब में तो ये है, ये कहानी के कारण बन गया। अरे बन गया ना। तो नायक कौन हुआ इसमें? कासु। कौन हुआ? किसी भी कहानी में कहानी जिसके आगे पीछे घूमता है वही नायक होता है। मनु, सीरियल में कौन नायक होता है जी? सीरियल में नायक हमको लगता है सासू माँ होती हैं, विलेन होती हैं। गोपी बहू, गोपी बहू जी, गोपी बहू देखा है क्या? कौन देखता है जी गोपी बहू? अरे यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा। गोपी बहू महा एकदम मूर्ख वाला सीरियल है। ओते को गाधा जिसन हो गई, पढ़ने गई थी, गई नहीं थी। ओकर वो कौन सी होती है, राशि बेन होती है। ओकर होमवर्क फाड़ देती है। अरे
चुप रहो। राशि बहन उसका होमवर्क फाड़ देती है, आई भगवा जाती है, हम तो बनाए थे, हम तो बनाए थे, पता नहीं क्या हो गया। और टीचर उसको पनिशमेंट देती है। अब बताओ, तुम लोग होमवर्क बना के लाओ और कोनो फाड़ दे तो सीधे घरे पहुंचोगे, और जान नहीं जाओगे के फड़ लेबा। अगर लड़की होगी तो झोटा पकड़ के, लड़का होगा तो धक मुँह के मारत कसम लाइव घसेट के। वो जाके ओकरा के डांटेगी नहीं, वो जाके ओकरा राशि बन मेरा किसी ने होमवर्क फाड़ दिया, अरे वह फड़ ले ओकरे से पूछा तो जाके मूर्ख। चलो देखो ये करा के, अच्छा देखो कितना मूर्ख बनाया गया है। मूर्ख किसे बनाया गया है? हम मूर्ख अब बता रहे हैं किसे बनाया गया है। ये सब औरतें देख सकती हैं कैसे। वो देख रही है सब कि ई बेवकूफ है। अरे बेवकूफ है, सीरियल बनाई है, सारा स्क्रिप्ट याद की है, और पढ़ने नहीं आता है क ख ग घ। महामूर्ख वाला हाल है कि नहीं है जी? सब सीरियल वो बनाई है और देख, हाँ देखो पढ़ने गई है, पढ़ने गई है, पढ़ने ये तुमको पढ़ा रही है वो तो लोगों को। देखो जी, तू लोग भी देखिए सब जी। कहानी का नायक वही होता है जिसके आगे पीछे कहानी क्या करता है, घूमता है। बीस के नायक कासू है। बीस के कहानी के नायक कौन है? कासू हैं, क्योंकि उसी के कारण पांचों बहनें उपेक्षित होती है। उपेक्षित मतलब उनका कोई मान नहीं होता है। मदन मार खाता है, गिरधर लाल को नौकरी से निकाला जाता है, कासू के पिता का महत्वाकांक्षा और सफेदी पोष का पोल खुलता है। खोखा के जन्म से पूर्व सेन साहब कुछ और थे, और पुत्र के जन्म होते ही वे अपने नियमों में बदलाव कर लेते हैं। पुत्र की शरारतों को हंसकर टाल देते हैं। घर अथवा बाहर जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे किसका हाथ होता है? कासू का। अतः कासू कहानी के आरंभ से अंत तक छाया रहता है। उसके टूटे हुए दांत के कारण ही कहानी का नामकरण 20 के दांत रखा हुआ है। लास्ट में उसका दांत तोड़ने के काम के साथ कहानी भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहानी का नायक कौन हुआ इसका? अगला सवाल है कि रोज रोज पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है? रोज रोज मदन को पिटाई कर रहा था गिरधर लाल, लेकिन जब यह कासू को पीट के आया तो बोला शाबाश बेटा। ऐसा काहे बोला? क्योंकि सबसे पहला बात कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। दूसरा चीज, अब तो ओकरा सेन साहब से कोनो लगाव था नहीं। उनकर लड़का गिरे चाहे मरे क्या फर्क पड़ता है, नौकरी से तो निकालिए दिला हमरा के। तो इसीलिए वो पूरा तरह से मतलब कर रहे थे कि जो बढ़िया बोल दांत तोड़ ले और मर ले का कपार वपार फोड़ दे रहे थे। गिरधर जब तक सेन साहब की अरे ना होता है कि जब तक आपको किसी से काम रहता है उसका थोड़ा सा बात बर्दाश्त करते हैं। जैसे ही कमवा खत्म होता है तो अब भैया देखो तारा से हमारा मतलब कुछ बाओ, अब बकर बकर मत करो, चुपचाप जैसे निकलो। आदमी कहता है ना, तो वह अलिया है कि गिरधर जब तक सेन साहब की नौकरी में था तो नौकरी के कारण वह पौरुष को दबाए हुए था, अपने अंदर को दबाए हुए था कि चलो क्या बोले इनसे, इन्हीं के कारण हम जी रहे हैं। यद्यपि गिरधर रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करता था, लेकिन उस दिन जब मदन ने कासू की पिटाई कर दी तो गिरधर उसे पीटने के बजाय छाती से लगाकर शाबाशी देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मजबूरी में सेन साहब से हमेशा डरा और दबा रहता है, जो कि उसके स्वभाव के एकदम प्रतिकूल था। वो सेन साहब का बात सुनता था केवल डर से, न कि इज्जत से। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन मदन द्वारा कासू की पिटाई करने के बाद जब सेन साहब नौकरी से मुक्त हो गया, तो सेन साहब के नौकरी से मुक्त हो गया, तब उसका स्वाभिमान जग पड़ा और उसने
मदन को दंडित करने के बजाय उसे अपने छाती से लगा लिया। गिरधर ने अपने बेटे को उसकी बहादुरी के कारण गर्व से उसे छाती से लगा लिया कि जिस अपमान का बदला वह खुद न ले सका उसके बेटे ने कर दिखाया और कासू के दो दो दांत तोड़ डाले। ये कुल डांटल फटकारल सब निकाल लिया ओकर लइका और मार के ओकर दांत तक तोड़ दिया। दूगो इतना मार मारा था उस दिन ओकरा के। बात समझ में आ रहा क्या करें हमें? रोज रोज पिटाई करने वाला गिरधर खुश क्यों था? क्योंकि उसका बेटा ऐसा कामे करके आया था। काम करके तो पहले हूं आ जाता, खाली एक बार छूट मिलता। अरे ना होता है कि कोई के आप जामुन पेड़ पे खाने गए, एक जामुन ढेला से मार के खा लिए, जामुन वाला खूब सुनाया, घर हूं जाकर ओरहन दिया, तब चालू होता है अब नौटंकी के ओ एक जामुन खेले रही, अब तार कुल जामुन हम झाड़ दे। अब उराती के जाता है, सब जामुन ईटा पत्थर से मार के झोर के पीट के चला आता है, लेता नहीं है और सब नीचे गिरा के छोड़ के चला आता है। लड़का सब बिन बिन के सब खा जाता है। जाओ तुम्हारा काम हो गया। नहीं हो नहीं जाएगा जी। ऐसा ही एगो गांव में नींबू था, नींबू का पेड़ एक आदमी का, एगो जाके नींबू तोड़ लिया, ओकरा के ढेर बोला, राती के टांगी लेके गया, वो पेड़ भी काट दिया, पेड़ में काट दिया वो जो बोल। अब सुबह सुबह आया, तू ही कट ले बड़ा, देख लो बड़ा बड़ा के देखो तो लठी डंडा धरा दे, 2 डंडा भागना तो काल तुर ले रही, आज हम कुछ नहीं खेलम, बोलो नहीं खोजा जा खोजा केल के लेवा जा बोलत रही नींबू खाती, एगो नींबू बेचारा तुड़ले रहे, ओकर पेड़वे काट दिया वो। ना समझ में है? वही हाल है। गिर रोज रोज पिटाई करने वाला गिरधर लाल कासू की पिटाई करने पर उसे क्यों छाती से लगा लेता है? क्योंकि उसे नौकरी से सबसे पहले क्या कर दिया जाता है? अब जैसा गिरधर लाल रहता था वैसा था नहीं, लेकिन सेन साहब से डर के खाली अपने बेटे को क्या करता था, वो पीटता रहता था। लेकिन जब देखा कि जब नौकरी से निकालिए देनी तो सेन साहब से हमारा मतलब कोची है, तो बोला बस शाबाश बाबूआ शाबाश, और 2-4 को दांत तोड़ता तो बढ़िया रही। समझ में आ रहा है? अच्छा ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है क्या? हैं? तो आप किसी के दांत तोड़ के आए और पापा बोले सब बस आए? नहीं बता दे, नहीं 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 नहीं, नहीं। हो जाएगा, बता रहे कब हुआ। आप कहीं जैसे दिल्ली पटना चले गए, दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, वहां पे किसी से झगड़ा हो जाए तो मार पीट के ट्रेन पकड़ लो, खोजत रहिए, ना हो जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बुझा रहा है? मार पीट के ट्रेन पकड़ो, चलो काम खत्म। जापान से मोदी जी लिए ना लोन है 50 साल के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए। बुलेट ट्रेन तो चली जाएगा, वो लोग मांगने आएगा दिल्ली स्टेशन पे, तो हम लोग उसी का बुलेट ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे कलकत्ता। कलकत्ता आएगा तो हम लोग चले जाएंगे मुंबई, होकर बुलेट ट्रेन में बैठ के घूमते रहेंगे, वो पीछे पीछे घूमेगा, फिर लास्ट में घर चल जाएगा। ना हो जाएगा? क्या करेगा? बुलेट ट्रेन बंद करवा देगा। कैसे बंद करवा देगा? इंडिया में कैसे बंद हो जाएगा? चलो देखो, हनुमान आज हनुमान है, ओ ये उड़ के चले जाएंगे। सेन साहब कासू को पढ़ने के लिए विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं? सेन साहब कासू को पढ़ने के लिए विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं? चलो बताओ इसका उत्तर बच्चों। सेन साहब कासू को पढ़ने के लिए विद्यालय क्यों नहीं भेजते हैं बताओ? अरे वो उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, वो अपने ढंग से उसको ट्रेंड कर रहे थे। वो बोले थे बढ़ई से कि रोज आके 2 घंटे इसके साथ ठोक पीट किया करो, अभी से सीख लेगा, इसीलिए वो स्कूल उसको नहीं भेजते थे। बात समझ में आ रहा है?
सेन साहब कासू को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कारखाने की बढ़ई मिस्त्री को कहा है कि वो रोज 2 घंटे आकर कासू के साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। इस व्यवस्था के कारण सेन साहब कासू को स्कूल नहीं भेजते, घर ही पे व्यवस्था करवा दिए थे। इसको कहीं जाने होने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? ये हक्का बक्का कब हुआ था? जब गिरधर लाल उसको पीटता नहीं है तब ना। तो मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो अपने पिता से अक्सर पीटता था। उसको पिताजी जब न तब कूट देते थे, लेकिन जब पिता ने उसको अपने हाथों में प्यार से उठा लिया तो पिता के इस स्वभाव परिवर्तन पर वह क्या हो गया? हक्का बक्का रह गया। वो बोला कि क्या बात है, ये स्वभाव से बदल गए हैं। बुझा रहे ना? 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें। 20 के दांत आचार्य नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वभाव की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार का स्वर उभरा है। कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। उनके पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब को 5 लड़कियां और 1 लड़का है। अधिक प्यार और दुलार के कारण सेन पुत्र कासू अपवादी, मनबढ़ा और शरारती हो गया है। एक दिन की बात है, सेन साहब ड्राइंग रूम में एक दिन सेन साहब क्या कर रहे थे? ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। किसी ने ज्यों ही उसकी बड़ाई की तो सेन साहब अपने मुंह से अपने ही बेटे की बड़ाई करते हुए उसे इंजीनियर बनाने की बात करने लगे। इस पर जब किसी ने पत्रकार महोदय से उसके बेटे के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़ा संयम के साथ जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा कुछ बने या न बने, जेंटलमैन अवश्य बने। यह सुनकर सेन साहब जल भून कर रह गए। जल भून कर समझ में आता है ना? नेद में कहता है जौरत रन भुजात रन, तो वह जल भून कर, जल कर और भून कर। तभी बाहर शोरगुल हुआ। शोरगुल सुनकर सभी बाहर निकले। वहां सभी देखते हैं कि सेन साहब का सौफर एक औरत से उलझ रहा था, क्योंकि उसका बच्चा सेन साहब के गाड़ी को छूना चाहता था। सेन साहब उस औरत को डांट कर भगा देते हैं। इसके तुरंत बाद ही मालूम होता है कि कासू ने सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा भी निकाल दी है। किंतु सेन साहब उसे एक भी बार नहीं डांटते, बल्कि उसकी बड़ाई करने लगते हैं। जब दोस्त चले जाते हैं तब उन्हें मदन के पिता गिरधर लाल, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, को बुलाकर मदन को संभालने की नसीहत देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में वैसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। सेन साहब की बात पर गिरधर लाल उस रात अपने बेटे को खूब पिटाई करता है। यही था ना? दूसरे दिन अजीब बात हो गई। शाम के समय खोखा खेल खेल में बाहर वाली गली में जा निकला, जहां मदन अपने पड़ोसी आवारागर छोकरों के साथ
लट्टू नचा रहा था। खोखा का वही हाल हो गया है, आप बैल मुझे मार। इस असुर पिटाने गया है, नहीं पिटाने गया है। एगो शॉर्ट वीडियो में आता है कि एक लड़की को मार देती है थप्पड़ से, तो अपने भाई को बुलाती है, भैया इसने मारा हुआ उठा, तो नहीं भैया हम लोग का संस्कार नहीं है कि लड़की पर हाथ उठाना। तो बोलता लड़का होता तो तनिए कोई छोटका भैया का मारता एक झपड़, फिर मारता है, लड़का है ना तो रुक मारते हैं, तो फिर बहनिया उसके हाथ पकड़ ले, नहीं भैया छोटों पर हाथ उठाना हमारा संस्कार नहीं। तो वो बोलता है कि तुम हमसे बड़ा रहता ना, बड़ी मार मारते हम के, तनिए बड़ को भैया आता है और एक झपड़ धराता है, कहा है रे। वो बोलता तू बड़ा है ना रुक, तुमको मारते हैं। तनिए जैसे मारने करता है, फिर बहनिया हाथ पकड़े, नहीं भैया घर वाले सिखाए हैं, हम लोग को संस्कार दिए कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाने चाहिए। और अभी बहनिया की घर हमरा के बुला ही कह लिए थी, एक थप्पड़ अपने पिटाई, 3 थप्पड़ हम पिटा लिए, चल घरे। अब बताओ ये कितना बढ़िया अपना घरे खेल रहा था, ये गया ओकरा से लट्टू खेलने, जाके कुटा पिटा के आया, कुटा पिटा के गया, दांत तुड़वा के आया। मदन अपने पड़ोसी के साथ क्या हो रहा था, ध्यान से देखना, अब झगड़ा होने वाला है। खोखा को भी लट्टू नचाने का मन हुआ, उसने बड़े रौब से मदन से लट्टू मांगा। कैसे मांगा था, अरे लट्टू हमको दो हम भी खेलेगा, ऐसे बोला था ना। मदन पर उसके रौब का कोई असर, इस पर खोखा ने मदन पर गुस्सा चला दिया। इससे पहले से ही गुस्साया हुआ मदन कासू पर टूट पड़ा, एक झपड़ मारा, ऊ ध के मार दे के पिटने लगा ओकरा के। खोखा मदन का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर सका। फिर उधर मदन अपने पिता के डर से दिन भर घर नहीं जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। आखिरकार रात होने पर वह घर पहुंचता है तो माँ बाप की कानाफूसी को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। वह चुपचाप रसोई से रोटी निकालकर खा लेता है और दबे पांव वह छिपने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका पैर लोटे से टकराता है, जिसे ठनक सुनकर गिरधर लाल बाहर आते हैं और आशा के विपरीत अपने मदन बेटे को गोद में उठाकर शाबाशी देने लगते हैं और कहते हैं कि शाबाश बेटा, तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। आया समझ में? ये कहानी का पूरा क्या था, सारांश था। सारांश में क्या कर दिया जाता है, सारांश में ज्यादा बड़ा नहीं लिखा जाता है, पूरे कहानी को छोटा में लिखना होता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। इसका सप्रसंग व्याख्या करना है बच्चों। सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि इसका पूरा तरह से ये लाइन बस लिख देगा, आपने लिख देगा कि सप्रसंग व्याख्या करे। आपको पूरा इसका डिटेल्स लिखना है। डिटेल्स में इतना लाइन आपको बनाना है। प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी 20 के दांत शीर्षक पाठ से लिया गया है। जहां से ये लाइन लिया गया है और वहां से सबसे पहले हम चढ़ा देंगे, उसको लिख देंगे। इसमें लेखक ने मदन के प्रति सेन दंपति के दुर्भावनाओं का वर्णन किया है। मदन के प्रति सेन दंपति मतलब सेन साहब और उनकी पत्नी का दुर्भावनाओं देखा गया है कि क्या दुर्भावना दिया गया है। लेखक का कहना है कि सेन साहब अपनी पत्नी को समझाते हैं कि मदन अपनी मां की कमजोरी के कारण बिगड़ गया है। अच्छा आप लोग बताइए, मदन ज्यादा बिगड़ा था कि कासू? कासू बिगड़ल था कि साफा बिगड़ंत था?
साफा बिगड़ंत था। गिरधर की एक सख्त आदमी है, यदि वह इसी प्रकार उसके साथ सख्ती से पेश आता रहा तो मदन के आचरण में सुधार होता है, अर्थात बच्चे को अनुशासन में रखना आवश्यक होता है। किंतु यह नियम सिर्फ साधारण परिवार के बच्चों पर ही लागू होता है। सेन साहब जैसे परिवार के बच्चे यदि गलत भी करते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वे धनवान बाप के बेटे होते हैं। तात्पर्य यह है कि धन के समक्ष सारे पाप छिप जाते हैं। इसीलिए तो मदन के करुण चित्कार पर उन्हें दया नहीं आती, बल्कि नींद भंग होने के कारण खीज होती है। सेन साहब अपने निर्दयता का परिचय देते हैं कि मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं, लेकिन अपना पुत्र मोटर गाड़ी की पिछली बत्ती का शीशा तोड़ देता है तो उसकी नासमझी कह करके क्या कर देते हैं, उसको टाल देते हैं। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े लोग हृदयहीन होते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनको इन गरीबों से कोई मतलब। अभी चुनाव आया है ना, तो अभी नेता लोग आएंगे, आके पैर पे गिर जाएंगे, क्योंकि उनको केवल क्या चाहिए, वोट चाहिए। उसके बाद फिर वो झांकने नहीं आएंगे 5 साल कि पैर कहां था और दरवाजा कहां था। इसीलिए बड़ी सोच समझ के कोई काम करना है। अरे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, दूसरा कितना सिक्योरिटी में घूमता है, बढ़िया से घर में रहता है, इन लोगों का कष्ट पता है, कुछ पता नहीं है। उसकी मानवता मर चुकी होती है। वो जो बड़े लोग होते हैं उनकी मानवता क्या हो चुकी होती है, वह यह भूल जाते हैं कि हर बच्चा एक समान होता है, उम्र का प्रभाव सब पर एक समान पड़ता है। वो बड़े लोग जो होते हैं ना, थोड़ा सा सेन साहब जैसे, वो भूल जाते हैं कि सब कोई एक के जैसन है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। अमीर लोग के सारे पाप धन के कारण क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। अरे जानते हो बिहार वार में कुछ होता है गड़बड़, कुछ नहीं होता। एगो सुने थे ना, आइसक्रीम बेच रहा था एगो लड़का, एगो जाके ओकरा से आइसक्रीम मांगा, आइसक्रीम खिलाओ, तो बोला कि पैसा दीजिए। और उस इतना बदमाश था, मुंह में बंदूक घुसा के मार दिया, गोली मार दिया। और ओकरा में क्या गलती था, भीख मंगा कहीं का। तो अभी 20 रुपया नहीं था तो कहता भीख दो आइसक्रीम का, तो जाके आइसक्रीम मांगा, वो पैसा मांगा तो गोली मार दोगे, अजब हाल है। पैसा ना मांगेगा वो, अब बोलोगे कि उस पर कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसको जान रहे हो, कुछ नहीं होगा, पूछो क्या ही नहीं होगा। वो इतना समझ लो कि ऐसा कर दे रहा है खुलेआम एकदम रोड पे, तो पक्का बिगड़न तो हो करेगा। अब बड़े बाप का बेटा होगा, क्योंकि साधारण आदमी तो करेगा नहीं। गोली मार देना, साफा गोली मार दिया। अगर उसको जेल भी भिजवाओगे तो 1 दिन में बाहर आ जाएगा वो। आ करके वो आजकल कुछ घटना उठना होता है अगल बगल में, बड़े लोगों से हो जाता है, आदमी केस करने नहीं जाता है। वो जानता है कि केस करने से कोई फायदा वायदा, वो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जाएंगे, पैसा हमसे भी लेगा, और वो हमसे 10,000 लेगा तो उसे 20,000 लेगा, केस में दबा देगा। ये हो रहा है। ज्यादातर आदमी कानून पर भरोसा करता है, पुलिसियन पर कोई भरोसा करता है, कुछ नहीं, और सही घूमता है। इसको कुत्ता मानता है, सब कोई रोटी दोगे तो आ जाएगा दौड़ल। सही बता रहे, कुछ भरोसा नहीं है। आर्मी वाला सबसे बढ़िया रहता है, उससे आर्मी वाला को तुम कुछ कहोगे बड़ी मार मारेगा वो। इसीलिए देखे होंगे जब कुछ बड़ा मैटर आता है ना, तो सीआरपीएफ वाला को बुलाया जाता है, आर्मी वाला को बुलाया जाता है। वो लोग तोनके में धके कूटने लगेगा, उन लोग को तनको मुंह दया नहीं रहता है। ये लोगों से एक चोर नहीं पकड़ाता है, शराब वाला पकड़ता है तो 10 में फोटो खिंचवाता है उसे, देखो हम पकड़े हैं, पकड़े हैं, पकड़े हैं, क्या पकड़े हैं। यहां तक होता है ना, हम यहां तक जान रहे हैं। यहां पे मान लो ये रोड है,
यहाँ पे कोनो चोर को पकड़ा ना, पकड़ लिया, आप पकड़वा दिया, आपको लगा कि वो थाना पे ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा, वो हेजा ले जाके ओकरा से पैसा लेके छोड़ देगा ओकरा के। आपको लग रहा है ले गया, अरे कुछ नहीं है वो। ना तो एक दिन लॉकअप में बंद करेगा, बोलेगा कि बुलाओ अपना के कोई घर के पैसे से नहीं गया तो पैसा देगा, वो अगले दिन छूट जाएगा। ना आप पूछने गए कि उस चोरवा का क्या हुआ, ना कोई देखने आया। आप पूछने भी जाओगे तो क्या कहेगा, बोले कि जेल भिजवा देंगे, आपका जेल में जाओगे देखने, बोल दिए कि जेल भिजवा देंगे, भिजवा दिए हम। बात ये है, चलो देखो लड़कियां क्या हैं, ये कौन कर रहा है, सेन साहब कर रहे हैं। लड़कियां हमारी कठपुतलियां हैं। कठपुतली किसको कहा जाता है, कहेंगे तो हंसेगी, कहेंगे तो रोएगी, कहेंगे तो खेलेगी, कहेंगे तो कूदेगी, मतलब काठ की पुतली, लकड़ी की पुतली, कठपुतली कहा जाता है उसको। और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। प्रस्तुत गाधांश महान साहित्यकार आचार्य नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी विष के दांत से लिया गया है। इसमें लेखक ने सेन साहब की पुत्रियों की विशेषताओं और विवशताओं पर प्रकाश डाला है। सेन दंपति को 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सभी लड़कियां सभ्य शिष्ट हैं। उन्हें माता पिता की सभ्यता और शिष्टता दी गई हो अथवा नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना हो इसकी तालीम दी गई है कि लोग देखते दंग रह जाते हैं। वे शाम के वक्त दौड़ती हैं, खेलती हैं, ऐसी नहीं कि पूरा तरह से बैठी रहती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं, लेकिन किसी चीज को तोड़ती फोड़ती। इतना ही नहीं, वे खिलखिलाकर हंसती भी हैं कि उनके होठों की मुस्कुराहट ऐसी होती है कि सोसाइटियां की तरीकाएं भी सीखने के लिए बेरगर हो जाए। लेखक के कहने का भाव यह है कि लड़कियां इतनी शालीन हैं कि सेन दंपति गौरवान्वित है कि उनके यहां आने जाने वाले लोग अपने बच्चों की शरारत पर खींच कहते हैं कि तुम लोग फूल का गमला तोड़ने के लिए बने हो। और सेन पुत्रियां सजनता की प्रशंसा करने लगते हैं, सेन पुत्रियों की सजनता की प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसा होता है कि कोई भी उनके घर आता है तो पक्का अपने बालक को डांटेगा कि एक तू लोग है, एगो ये लोग हैं, कितनी अच्छी हैं, कितनी बढ़िया हैं, तोड़ती नहीं है, कुछ तोड़ती नहीं है, और तू लोग कप चाय पीने के लिए मिला है, चाय पी के पटक दिया, तोड़ती फोड़ती रहते हो। अगला प्रश्न है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेनों ने अपना सिद्धांत ही बदल दिया। प्रस्तुत पंक्तियां महान आलोचक एवं साहित्यकार नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा रचित कहानी विष के दांत से लिया गया है। इसमें लेखक ने सेन दंपति की लिंग भेद संबंधी भेदभाव पूर्ण नीति पर प्रकाश डाला है। क्या प्रकाश डाला है, इसको अपने से भी सब लिखा जा सकता है। घर में 5 लड़कियां थीं, चुप रहो। घर में 5 लड़कियां थीं, लेकिन उन 5 के लिए घर में नियम अलग था, सिद्धांत अलग था। लेकिन उन्हीं घर में एगो लड़का था, उसके लिए नियम अलग था, सिद्धांत अलग था ना। लेखक का कहना है कि सेन दंपति अपनी पुत्रियों के लिए घर में अलग नियम बनाए हुए थे, उसकी शिक्षा भी भिन्न थी। लड़कियों को सभ्यता एवं शिष्टता की शिक्षा दी गई है, उनके लिए घर के सभी नियमों का पालन करना आवश्यक था। लेकिन अब आए महाराज जी। सेन दंपति अपने अनुसार अपने को अनुशासन प्रिय मानते थे, उनको लगता था कि यही अनुशासन है। तो बिना लिया ही है तो ओकर का छीन रहे हो। गर्मी लग रहा है, गर्मी से जब भी पसीना से आप भींगो, है बेटा, गर्मी से जब भी आप पसीना से भींगो, बैठ, सुन तो ले पहले बतिया हमारे।
गर्मी से तिरछा बैठा रे, संतोष है लेकिन तुम्हें तो उनको संतोष नहीं है कि थोड़ा संतोष से पानी पीने जाएंगे। गर्मी से कभी भी आप भींगो तो याद रखना कि पानी से भींगा हुआ इंसान लिबास बदलता है और गर्मी से भींगा हुआ इंसान इतिहास बदलता है। हो सकता है आप लोग इतिहास बदलो, ठीक है। बड़ी किस्मत होता है गर्मी से भींगना, वो खुशनसीब होते हैं जो गर्मी से भींगते हैं, ठीक है। हमारा उतना खुशनसीबी नहीं है, आप लोगों का है, बुझा रहा है। इस बेना है जी, ये सब बेना लेके घूमती है। लड़कियों के लिए क्या था, घर में अलग नियम था और लड़कों के लिए अलग। बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव में जब पुत्र ने जन्म लिया तो उनका सिद्धांत ही बदल गया, क्योंकि वह बेटा था। उसकी हरकत का प्रतिरोध करने के बदले समर्थन होने लगता था। लेखक ने सेन दंपति की दूषित मानसिकता के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहा है कि दोषपूर्ण सामाजिक परंपरा तथा पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था ने पुत्र को विशेष महत्व दिया जाता है, चाहे वह कुपुत्र ही क्यों न हो। जबकि सर्वगुण संपन्न लड़कियों को हे दृष्टि से देखा जाता है। इसका कारण यह है, पुत्रहीन पिता को जब पुत्र बुढ़ापे के द्वार पर पहुंचने के समय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमारे समाज में लड़की कितनी भी तेज हो, कितनी भी शिष्टाचारी हो, लड़का है तो उससे उसका मान कम ही लगभग होता है। ज्यादातर स्थिति में यह होता है। लड़के को पढ़ाने के लिए कितना भी पैसा दे दिया जाता है, सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन में वहीं पे क्या हो जाता है, रोक लगा दिया जाता है कि नहीं, तुमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान है। समाज क्या है, पुरुष प्रधान है, ठीक है। इस तरह से ये जो पाठ है वो खत्म हुआ।